हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएल। और ये हमारा पार्ट 2 है यूनियन बजट 2021 का। पहले पार्ट में हमने कवर किया था हेल्थ सेक्टर के बारे में, और इस बजट में हेल्थ सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है और क्या क्या उनके प्लान्स हैं, वो सारी चीज़ें हमने कवर की। फिर हमने देखा था कुछ एमसीक्यूज सॉल्व किए थे हमने यूपीएससी 2021 के रिलेशन में, और हमने एक यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। ऑलराइट, अप्रोच हमारा अभी भी वही रहेगा। राइट, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो सबसे पहले कल जैसे हमने देखा कि इस बार का जो बजट है वो हमारे 6 पिलर्स पे बेस्ड है। पहला पिलर हमने कल कवर कर लिया था, जो कि था आपका हेल्थ एंड वेलबींग। ऑलराइट, इस बार हम करेंगे सेकंड जो पिलर है, दैट इज फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर। जितने भी हमारे फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हैं, कुछ लेट्स से इंफ्रास्ट्रक्चर आपको क्रिएट करना है, रोड्स, रेलवेज, उन सारी चीज़ों के लिए, इवन पावर सेक्टर एंड अदर एस्पेक्ट्स, ठीक है, उनको उनके डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें इस बजट में हैं, वो सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए फिर से एक बार 6 पिलर देख लेते हैं बजट के क्या क्या हैं। तो थर्ड वन इज द इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और द एस्पिरेशनल इंडिया। The fourth one is the reinvigorating the human capital. Fifth one, innovation and R&D. Sixth one is the minimum government and maximum governance. तो ये हमारे हो गए 6 पिलर, जिसमें डायरेक्टली पूछा था व्हाट आर स्मार्ट सिटीज, ऑलराइट, एंड हाउ एक्सप्लेन देयर रेलिवेंस फॉर अर्बन डेवलपमेंट। तो अगेन ये आपके जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर एस्पेक्ट की हम बात करें तो स्मार्ट सिटी मिशन आपका उस पर फोकस करता है। तो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू अर्बन एरियाज, ये क्वेश्चन उसके ऊपर पूछा था स्कीम के रूप में। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूपीएससी 2017 अगेन आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे फोकस कर रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, राइट। तो उस पार्ट के अंदर आपका ये सारी चीजें आ गई, राइट। तो इस तरीके से हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपका आते ही रहता है इन बजट्स के पर्टिकुलर इंडिकेटर्स के ऊपर। नेक्स्ट देखते हैं 2018 का क्वेश्चन। देखिए, डायरेक्टली यूनियन बजट 2018-19 से ये क्वेश्चन उठाया गया था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो यूनियन बजट में कभी भी ऐसी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आती हैं, क्वेश्चंस उस पर फ्रेम होना पॉसिबल रहता है, ठीक है। डायरेक्टली देखो मेंशन इन द यूनियन बजट, इसलिए हमारे यूनियन बजट बहुत अच्छे से हमें तैयार करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यूपीएससी 2019 का, अगेन पब्लिक एक्सपेंडिचर, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपकी पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट इज अ चैलेंज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द कंटेक्स्ट ऑफ बजट मेकिंग। ऑलराइट, तो आपकी जितनी भी चीज़ें आ रही हैं बजट से रिलेटेड, उस पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मेंशन करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई बजट में आया था ये सारी चीज़। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन। देख लो फिर से क्वेश्चन वही है, इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी, व्हाट आर द फैक्टर्स कि पब्लिक एंटिटी और प्राइवेट एंटिटी के बीच में जो एग्रीमेंट हो, जिसके तहत देखो गवर्नमेंट के पास उतना फंड नहीं है। गवर्नमेंट क्या करती है, जो हमारा पब्लिक सेक्टर होता है, ठीक है, और जो प्राइवेट सेक्टर होती है, इनको मिला के ये कोई भी प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट विल गिव परमिशंस, लैंड वगैरह प्रोवाइड कर देगी, प्राइवेट सेक्टर अपने साथ टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस लेके आते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया जितने भी मेंस के क्वेश्चन यूपीएससी में आए हुए हैं हमारे सेकेंड पिलर पे बेस्ड, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना, और इन्हीं सेक्टर्स को तैयार कर लो, आपके ये क्वेश्चन होने लगेंगे, राइट। चलिए अब हम देखते हैं इस बार क्या नया है हमारे सेकेंड पिलर्स में, ठीक है। एक एक करके सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो हमारा सेकेंड पिलर था फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके ऊपर बजट 2021 में क्या क्या चीज़ें इनको प्रोवाइड की गई हैं इनके डेवलपमेंट के लिए, एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहला था आपका प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ओके, तो ये आपकी जो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी थी उसके साथ इसको लॉन्च किया गया था, और पहले इसका फोकस केवल था इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। ओके, बजट 2021 में इसमें बोल दिया गया है कि अब इसको एक्सपैंड करेंगे फॉर 30 न्यू सेक्टर्स, ठीक है। अलग अलग 30 न्यू सेक्टर्स पे इसको फोकस किया जाएगा, और वहाँ पे बेसिकली ये सारे जो सेक्टर्स होंगे वो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड ही होंगे। ओके, और जो आपका जो बोला गया ना आत्मनिर्भर भारत, ये वही चीज़ है। इसके तहत जितना भी मैन्युफैक्चरिंग है इंडिया में उसको प्रमोट किया जाएगा।
एक मैं आपको डेटा बता देता हूँ कि इंडिया में जो हमारी जीडीपी है उसमें मैन्युफैक्चरिंग लगभग केवल आपका मुश्किल से मैन्युफैक्चरिंग आपका लगभग 14% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है इन द जीडीपी। बट अगर चाइना की हम बात करें, चाइना में यही चीज़ आपकी लगभग 50% के आसपास कंट्रीब्यूट करती है। तो हमारी जो चाइना पे डिपेंडेंसी है इंडिया की, उसको कम करने के लिए ही हमारा आत्मनिर्भर भारत स्कीम चलाया गया है, जिसके तहत आपका प्रोडक्शन लिंक्ड सब्सिडी स्कीम, ये सब चीज़ें स्टार्ट की गई हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स, मित्रा, शॉर्ट में इसको मित्रा बोलते हैं। ओके, तो इसमें बेसिकली हमारे जो टेक्सटाइल पार्क्स होंगे, 7 टेक्सटाइल पार्क्स इसमें बनाए जाएंगे फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। और टेक्सटाइल सेक्टर आपको मैं बता दूं बहुत ही ज़्यादा लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है ये सेक्टर। ओके, तो ये इसको लॉन्च किया जाएगा और ये भी पीएलआई स्कीम के साथ में ये इसको लॉन्च करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। अब देखो, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए पैसे चाहिए। अब गवर्नमेंट तो सब पैसे दे नहीं सकती है, तो एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन बनाया गया है, राइट, जो कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको फंडिंग प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो अभी तक इसको जो लॉन्च किया गया था, ये लास्ट ईयर इसको लॉन्च किया गया है, 6,805 प्रोजेक्ट्स के लिए इन्होंने पैसे दे दिए हैं। इस बजट में इसको एक्सपैंड करके 7,400 नए प्रोजेक्ट्स लाए गए हैं। ठीक है, तो आपको ये डेटा याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि ये बेसिकली इसका मोटिव क्या है। ओके, लगभग 1,00,000 करोड़ का इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ये फंड करेंगे ये लोग। ठीक है, तो आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए क्या क्या चीज़ है। कभी भी मेंस आंसर राइटिंग में है, जैसे मैं अभी आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें आपको मैं बताऊंगा कि इन चीज़ों को यूज़ कैसे करना है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए अगेन एक बॉडी बना दी गई है कि भाई डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, राइट। तो देखो, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को आप ऐसा नहीं कि भी मैं 1 साल के लिए बस पैसा दे दूं मेरा काम हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप अपना घर बनाने जाते हो, ठीक है, तो आप इसमें हर महीने कुछ कुछ पैसे देते रहते हो और लगभग 1-2 साल में जाके आपका घर पूरा बनता है, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर और एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ठीक है, मोर देन 1 ईयर, राइट। तो उनको कंटिन्यूसली फंड्स की आवश्यकता होती रहती है। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि एक प्रोफेशनली मैनेज्ड डीएफआई हम सेटअप करेंगे, जो कि एक्ट करेगा एज अ प्रोवाइडर, ये एक एज अ प्रोवाइडर एक्ट करेगा, एक इनेबलर एक्ट करेगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए ये कैटलिस्ट का काम करेगा कि लेट्स से मुझे कुछ चीज़ बनाना है या कोई प्राइवेट एंटिटी को कुछ बनाना है, तो ये उनको हेल्प करेगा कि ये लो भाई, आप पैसे लो, आप अपना काम शुरू करो। ओके, तो ये आपका डीएफआई फॉर्म होगा। मूविंग ऑन, 5th वन इज नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। ओके, तो ये देखो, ये क्यों बनाया गया है, ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट को बूस्ट करने के लिए। ब्राउनफील्ड, तो देखो ब्राउनफील्ड होता क्या है। ब्राउनफील्ड से पहले चलिए समझते हैं पहले ग्रीन फील्ड क्या होता है। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि जिनको एकदम स्क्रैच से, एकदम शुरुआत से बनाया जाता है, ठीक है, किसी एरिया में। ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स वो होते हैं जो लेट्स से पहले से बने बनाए थे, अब उन पे काम करना बंद हो गया है, इसको अगेन रीस्टार्ट करना, राइट। इन पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है बट हम इसमें काम बंद है, इसको हम रीस्टार्ट कर रहे हैं, उसको ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे रिलायंस कम्युनिकेशन पहले बहुत बड़ा था, सबने रिलायंस का फ़ोन यूज़ किया, क्या हुआ, रिलायंस कम्युनिकेशन बैंकरप्ट हो गई। बट रिलायंस के पास अभी भी रिलायंस के टावर्स हैं, उनका ऑफिस वगैरह बना होगा, तो उस प्रोजेक्ट को लेट्स से मैं टेक ओवर करके मैं उसको फिर से स्टार्ट कर देता हूँ। तो मैंने लेट्स से बोला कि मैंने एक ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट पे काम कर दिया, तो उन चीज़ों की हेल्प करने के लिए नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन बनाई गई है, जो कि ऐसी चीज़ों में उनको फाइनेंशियली हेल्प करेगा। ठीक है, इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया है और ये अलग अलग सेक्टर्स के लिए, जैसे हाईवे सेक्टर हो गया, रेलवे सेक्टर्स हो गए, राइट, इनके लिए लगभग 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शार्प इंक्रीज इन कैपिटल बजट। तो हमारा जो लास्ट ईयर का बजट था, ठीक है, उसके कंपैरिजन में इस साल जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है लगभग 34.5% से कैपिटल बजट को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, लगभग 4.12 लाख करोड़ का
कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोवाइड किया गया है बजट 2021 में, राइट। सो ये सारी चीज़ें थी इसमें। मूविंग ऑन, ये तो चलिए हमारा हो गया जो मेजर चीज़ें क्या क्या हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को या फिर फाइनेंस को बढ़ाने के लिए हमने किया। आगे देखते हैं रोड्स एंड हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके लिए भी लगभग 3 से 5 लाख करोड़ का इसमें बजटरी सपोर्ट दिया गया है। अब देखो, आपको ना ये सब डेटा याद करने की जरूरत नहीं है, आपको क्या पता होना चाहिए कि जो बजट में इंपॉर्टेंट स्कीम्स के नाम मेंशन किए गए, ठीक है। तो बहुत सारे नेशनल हाईवे कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जब भी रोड या हाईवेज आए, आपको पता होना चाहिए भारतमाला प्रोजेक्ट, रोड्स वगैरह बनाना, राइट। जैसे हमारे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हो गया या नेशनल हाईवे कॉरिडोर्स हो गए, उनको बनाने में इनकी हेल्प करना। अब रोड्स वगैरह क्यों बनाते हैं? कनेक्टिविटी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ही। दूसरी चीज़ है बिजनेस एंड ट्रेड में ये बहुत हेल्प करता है। लेट्स से कोई भी बिजनेस है, उसको अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, अगर उसके पास रोड नहीं हुआ, हाईवेज नहीं हुए, तो उसकी चीज़ें डिले होते रहेंगी और उसको बहुत लॉस होगा, ठीक है। तो ये डायरेक्टली लिंक रहता है आपकी इकोनॉमिक कॉस्ट से। तो हमें इन पे बूस्ट करने के लिए लगभग 5 लाख करोड़ का बजटरी सपोर्ट दिया गया है, ठीक है। और इस स्कीम का नाम याद रखना, भारतमाला प्रोजेक्ट। मूविंग ऑन, नेक्स्ट है आपकी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंडिया ने नेशनल रेल प्लान 2030 को स्टार्ट किया था, जिसमें क्या होगा, अलग अलग डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स वगैरह बनाए जाएंगे। मतलब लेट्स से ये रेलवे ट्रैक है, ओके, इसी पे पैसेंजर ट्रेन भी चल रही है और इसी पे हमारी गुड्स ट्रेन भी चल रही है। तो होगा क्या भाई, पैसेंजर ट्रेन को हमेशा फेवर किया जाता है, उनको आगे भेज देंगे, इनको होल्ड करके रखते हैं। तो अगेन इसमें क्या होगा, डिलेज होंगे, अगेन इसमें आपका इकोनॉमिक लॉस होगा। तो इसलिए बोला है कि पैसेंजर ट्रेन का अपना रखो, अलग रास्ता रखो, और डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बनाओ हमारी मालगाड़ियाँ या गुड्स वगैरह की ट्रेन के लिए, ठीक है। तो जैसे हमारी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर बनी है इंडिया के वेस्ट पार्ट में, अमृतसर से लेके, ठीक है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर बनी है, ओके। तो अगर मैं आपको मैप दिखाऊं तो ईस्टर्न डेडिकेटेड कुछ ऐसे जा रहा है आपका रेलवे ट्रैक, राइट। सो ये सारी चीज़ें इसमें बनाई जाएंगी। मूविंग ऑन, नेक्स्ट है आपका अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जैसे आप बैकग्राउंड में देख सकते हो, शहर है, शहर में किसी भी अर्बन एरिया में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकते हैं, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, जो भी बेसिक नेसेसिटीज़ किसी एक शहरी इंसान को चाहिए होता है, वो सब अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, ठीक है। तो एक नई स्कीम लॉन्च की गई है 18,000 करोड़ की, जिसमें पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट पे फोकस किया जाएगा, ओके। तो जितनी भी हमारी स्कीम्स हैं, स्मार्ट सिटी मिशन या फिर आपकी अमृत स्कीम, अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये सब आपकी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए बनाई गई है। आगे हम इन पे एमसीक्यूज भी देखेंगे, ठीक है। तब आपको समझ में आएगा कि ये जो चीज़ पढ़ रहे हैं, इसको अब एप्लीकेशन पार्ट से कैसे हमें तैयार करना है, राइट। चलिए, नेक्स्ट है आपका पावर इंफ्रास्ट्रक्चर्स। तो देखो, जितनी भी हमारी पावर जनरेशन कंपनीज हैं, पावर हमने जनरेट तो कर दिया भाई, इसको अब डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना है लोगों को, अपने पास तो रखेंगे नहीं। तो ये डिस्ट्रीब्यूट कौन करती हैं, ये जो हमारी डिस्कॉम्स, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। तो अब देखो, बहुत ज़्यादा लॉस में चल रही हैं, ठीक है। तो उनके लिए उदय स्कीम लाई गई थी, उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना, ठीक है। जो हमारे डिस्कॉम कंपनीज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, उनकी वायबिलिटी को मेंटेन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इसमें बजट में हेल्प की गई है, ठीक है। उनको बढ़ा के रखना है, 3 लाख करोड़ का उनको भी सपोर्ट दे दे। मतलब देख रहे हो, लैक्स ऑफ करोड़ पे बात हो रही है। तो एक पूरे ऑल ओवर इंडिया में कितनी रिक्वायरमेंट है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है। तो ये स्कीम याद रखिएगा, उदय स्कीम, डिस्कॉम्स क्या होती हैं, राइट। और इसी के तहत एक पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए हाइड्रोजन एनर्जी मिशन, जो कि मैंने पिछले वाले सेशन में भी कवर कराया था, ठीक है। वो ग्रीन पावर का सोर्स होगा, ठीक है। हम धीरे धीरे थर्मल एनर्जी से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं, राइट। चलिए, नेक्स्ट है आपका पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। तो इसके लिए आपको जब भी दिमाग में आए शिपिंग या पोर्ट्स, तुरंत याद आना चाहिए सागरमाला प्रोजेक्ट, जो कि पोर्ट लेड डेवलपमेंट पे फोकस करेगा, राइट। इसके लिए भी बजटरी सपोर्ट दी गई है। कुछ कुछ मेजर पोर्ट्स में मेंटेनेंस के लिए, उनको मैनेज करने के लिए प्राइवेट एंटिटीज़ को हायर किया जा रहा है, राइट। गवर्नमेंट के पास देखो इतना रिसोर्सेज है नहीं, तो प्राइवेट एंटिटीज़ को बोल रही हैं, आप आइए, टेक ओवर करिए और इनको मैनेज करिए, ओके। तो ये आपकी पोर्ट एंड शिपिंग होगी।
अब नेक्स्ट है आपका पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, राइट। तो आप सबको पता है कि उज्ज्वला स्कीम, इसमें उज्ज्वला स्कीम को जो हमारी है, उज्ज्वला स्कीम किस लिए थी? हर गरीब लोगों को एलपीजी सिलेंडर प्रोवाइड करना, ठीक है। तो ये लगभग 8 करोड़ लोगों को बेनिफिट कर चुका है और इसको एक्सपैंड कर दिया गया है 1 करोड़ लोगों के लिए और, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्लस सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नेटवर्क ये सब बनाया जा रहा है। कुछ ही टाइम में आप सबको पता है कि आने वाले टाइम में जो एलपीजी सिलेंडर है ये सब सिस्टम बंद हो जाएगा और हर घर के हाउस होल्ड में आपकी गैस लाइन्स लग जाएंगी, ठीक है। आपको सिलेंडर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आने वाले टाइम में ये बिज़नेस अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। तो ये जो भी लोग एंटरप्रेन्योरशिप में भी हैं अपार्ट फ्रॉम सिविल सर्विसेज, इनका थोड़ा रुझान लेट्स से बिजनेस वगैरह में भी है, तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके सामने है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा है इंक्रीज इन एफडीआई इन इंश्योरेंस सेक्टर। तो आप सबको पता है कि इंडिया में जो इंश्योरेंस है बहुत ही कम लोग करवाते हैं, ठीक है। आप सब में, हम सब में बहुत कम लोग हैं जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस होगा। हम सब पे एलआईसी वगैरह तो होती है बट हेल्थ इंश्योरेंस कोई नहीं कराता है। तो इसको इंक्रीज करने के लिए बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है, ओके। अब देखो ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि लेट्स से मैं या तुम हो, जो भी लोग हैं हम सब, हम तैयारी कर रहे हैं। इन द मीन वाइल लेट्स से हम अर्न कर नहीं रहे, हमारे फादर मदर को किसी को कुछ हो गया तो हमारा जितना भी सेविंग्स है वो सब उसमें खर्च हो जाता है। तो उसी चीज़ को रोकने के लिए, वैसे वहाँ पे आके हम बैंकरप्ट ना हो, हम सबको एक हेल्थ इंश्योरेंस करवानी चाहिए, ठीक है। मैं उसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ बट एक बहुत अच्छी चीज़ है। जितना यंग एज में आप उसको हेल्थ इंश्योरेंस लोगे उतना कम प्रीमियम आपको देना पड़ता है, बट जैसे जैसे आप बूढ़े होते हो वो प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। तो एक सेफ्टी साइड रखने के लिए लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस कराना चाहिए। तो एफडीआई लिमिट जो थी अभी तक ये 34% के 49% के आसपास थी, इसको बढ़ा के 74% किया जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन अभी आगे पूछूंगा मैं आपसे, इस पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अपना स्ट्रेस्ड एसेट रेजोल्यूशन बाय सेटिंग अप न्यू स्ट्रक्चर। तो आप सबको पता है हमारे बैंक्स में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बहुत सारे हो गए हैं, स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं हमारे यहाँ बहुत सारे। हमारे बहुत फेमस लोग, बहुत अमीर लोग जैसे विजय माल्या जी या नीरव मोदी जी बैंक से बड़े बड़े लोन लेके गायब हो गए, देश छोड़ के भाग चुके हैं। अब वो पैसा किसका था? वो हम जैसे सिटीजन्स का था, ठीक है। तो उन जो और भी कुछ ऐसे एंटिटीज़ हैं जिन्होंने लोन ले लिया और वो पटाने में नाकाम हो रहे हैं, वापस देने में, तो वो सब स्ट्रेस्ड एसेट्स है। तो उनको रेजोल्यूशन के लिए एक नया स्ट्रक्चर फ्रेम आउट किया जा रहा है, ठीक है। एसेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनीज को लाया जाएगा, एआरसीज जिनको बोलते हैं, ठीक है। और इन सबको मिला के कॉमन फ्रेमवर्क बनाएंगे जो कि ये स्ट्रेस्ड एसेट्स को रिजॉल्व करेंगे, राइट। तो बजट पे इस पे भी फोकस किया गया है। देन इसी से रिलेटेड है रिकैपिटलाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। बैंक्स में आपको पता है लोन लेके भाग जाएंगे तो उनके पास पैसे तो होने चाहिए। तो गवर्नमेंट ने रिकैपिटलाइजेशन पहले भी किया है, इस बार भी बजट में लगभग 20,000 करोड़ रुपए ये लोग बैंकों के अंदर डालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिपॉजिट इंश्योरेंस। तो ये देखो, ये जो फिजिकल और ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है ना, उसके लिए फंडिंग चाहिए, ओके, लॉन्ग टर्म फंडिंग। तो ये सारी चीज़ें उसी के लिए हैं। प्लस देखो, अभी तक जो हमारे बैंक में पैसे रहते थे उसमें डिपॉजिट इंश्योरेंस 1 लाख रुपए तक का रहता था, अब उसको बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया था पिछले साल, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि इन चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करनी है, ओके। और देखो बैंकों में पैसा रहेगा, अगर लेट्स से मैं बोलूँ कि भाई मैं तो कोई इंश्योरेंस नहीं दूंगा, भले ही आपका पैसा लेके कोई भी भाग जाए, तो ऑब्वियसली मैं बैंक में पैसे डालूंगा नहीं। बैंक के पास पैसे नहीं रहेंगे तो बैंक जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या नए एंटरप्रेन्योर्स उनको लोन नहीं दे पाएगी। तो उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए डिपॉजिट इंश्योरेंस को स्ट्रीमलाइन किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका डिसइन्वेस्टमेंट एंड स्ट्रेटेजिक सेल। पहले मैं आपको बता देता हूँ डिसइन्वेस्टमेंट होता क्या है। लेट्स से कोई कंपनी है एक्स, इसके पास 100 शेयर्स हैं, राइट। इसके 100 शेयर में से 70 शेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है और 30 शेयर्स प्राइवेट प्लेयर के पास है। तो ये कैसी इंडस्ट्री होगी? इट विल बी अ पब्लिक सेक्टर यूनिट, क्योंकि गवर्नमेंट इसमें मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है। अब लेट्स से गवर्नमेंट को लग रहा है ये बहुत लॉस मेकिंग है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, बोला यार 100 में से ना जो हमारे पास 70 शेयर हैं, हम इसके 50 शेयर दे देते हैं प्राइवेट एंटिटी को, 30 पहले से ही हैं। तो प्राइवेट एंटिटी के पास अब 80 शेयर हो गए और गवर्नमेंट के पास 20 शेयर हो गए। तो गवर्नमेंट ने बेसिकली इसको प्राइवेटाइज कर दिया, ओके। या डिसइन्वेस्टमेंट बोल सकते हो आप इसको। लेट्स से जब 51% से ज़्यादा शेयर, मोर देन 50% से ज़्यादा शेयर अगर प्राइवेट के पास आ जाए गवर्नमेंट से, तो उसको प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो
ये स्ट्रेटेजिक सेल भी एक पार्ट होता है। स्ट्रेटेजिक सेल में क्या होगा, लेट्स से गवर्नमेंट के पास 100 शेयर है, गवर्नमेंट ने क्या बोला, भाई 30 शेयर मैं प्राइवेट को दे देता हूँ, 70 अपने पास रखता हूँ, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक सेल। मेजॉरिटी अपने पास ही रखना है, राइट। तो एयर इंडिया के लिए सब किया जा रहा है। और भी कुछ पीएसयू जैसे बीपीसीएल हो गई, आईडीबीआई बैंक हो गया, इनको भी डिसइन्वेस्टमेंट के लिए उतारा जा रहा है, बिकॉज ये सब काफ़ी ज़्यादा लॉस मेकिंग हो चुकी हैं। इस पर क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है यूपीएससी मेंस में, ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से करना है। एंड लास्ट वन इज गवर्नमेंट की फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, ठीक है। तो एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स फॉर्म करने की बात की जा रही है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स, जो कि क्या करेंगे, ये एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और इससे क्या होगा, हमारा बिजनेस जो है ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये अच्छा हो जाएगा और आराम से हम बिजनेस कर सकते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन निकालता है, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है यूपीएससी में, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हमें एक्सट्रैक्ट करनी है बजट वगैरह में से, ठीक है। तो ये तो चलो, ये सारी चीज़ें हो गई इस बार के बजट में क्या क्या हुआ है। ऑलराइट, चलिए अब सॉल्व करते हैं कुछ एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में भी बताया। पहला ऑप्शन देख लेते हैं स्टेटमेंट, इट वॉज नोटिफाइड एज अ पार्ट ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट फोकसेस ऑन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ओनली। यहाँ पे आप इसको पॉज करके आराम से इसको पढ़ सकते हो और अपना आंसर दो, ठीक है। मैं भी आपको आंसर बताता हूँ। थर्ड स्टेटमेंट है, द स्कीम शैल एक्सटेंड एन इंसेंटिव ऑफ 4 to 6% ऑन इंक्रीमेंटल सेल्स ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट इनमें से इनकरेक्ट है। देखो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें एग्जाम में लोग भूल जाते हैं, सबको ये लगता है करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट, तो ऐसी ऐसी सिली मिस्टेक हमें नहीं करनी है। क्वेश्चन का बहुत अच्छे से पढ़ना है, टाइम दो थोड़ा, और अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ानी है। ओके, चलिए आंसर बताइए। आंसर इज बी। ओके, चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन है, ये आपका नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ ही इसको लॉन्च किया गया था। इसमें 4 to 6% का इंसेंटिव भी है, ऑलराइट। और ये केवल इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए नहीं है, बजट में इसको एक्सपैंड कर दिया गया है टू 13 न्यू सेक्टर्स। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप यहाँ पे पॉज कर सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, बजट में भी मेंशन है ये, तो इसके बारे में चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। सो पहला स्टेटमेंट है, इट हैज़ आउटलाइन प्लान्स टू इन्वेस्ट मोर देन 102 लाख करोड़ ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बाई 24-25, राइट। सेकेंड स्टेटमेंट है, द कैपिटल एक्सपेंडिचर विल बी एंटायरली बोर्न बाय द यूनियन गवर्नमेंट, राइट। चलिए बताइए कौन सा सही स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। सो आप यहाँ पॉज कर सकते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो द आंसर इज ए। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सो बेसिकली पहला स्टेटमेंट तो सही था, लगभग 100 लाख करोड़ के आसपास इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा, 100 लाख से ज़्यादा। अब देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, ये जो कॉस्ट है इसका, राइट, ये सेंटर, स्टेट एंड प्राइवेट सेक्टर आपस में शेयर करेंगे 39 और 22 के रेशियो में। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, रिमेंबर दिस, राइट। ऐसी चीज़ें कभी भी बोले ना कि सरकार अलग अलग अकेले करेगी, तो ये गलत होता है। आजकल सारी चीज़ें आपको पता है पीपीपी मॉडल पे चल रही हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप यहाँ पे पॉज कर सकते हो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर आर द वन दैट क्रिएट सम लाइबिलिटी एसेट फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है, या तो लाइबिलिटी या एसेट क्रिएट करते हैं गवर्नमेंट के लिए। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन द कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो आप यहाँ पे बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, फोकस ऑन इट। तो चलिए इसको आप यहाँ पे पॉज करके आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो आराम से और आंसर कर लो, मैं आपको आंसर बता दूंगा अभी थोड़ी देर में। अच्छा चलिए, मुझे लगता है आप लोग को बजट वाली जो सीरीज़ है पसंद आ रही है, इसको हम पूरा अच्छे से कवर करेंगे और इससे आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस भी हो रही है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स जो 27 जून को है, वहाँ पे आप वो मायने नहीं रखेगा कि आपने साल भर कितना पढ़ा क्या पढ़ा, उस 2 घंटे में आपका एलिमिनेशन अप्रोच कितना अच्छा है
वो आपको सेलेक्ट कराएगा प्रीलिम्स में, ठीक है। मैंने लगभग जैसे मैंने 2 बार प्रीलिम्स क्लियर किया, मेरे 2 बार 120 मार्क्स आए। मेरे पास यही मेरी स्ट्रैटेजी रही है, मैंने ज़्यादा करंट अफेयर्स पे अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं किया, मैं लिमिटेड पढ़ा, बट मैंने एलिमिनेशन अप्रोच पे हमेशा फोकस किया। और यूपीएससी आपको ऐसे मल्टीपल क्वेश्चंस देगी जिसमें आप देखते ही कुछ ऐसी एक्सट्रीम चीज़ें हैं या ऐसे बहुत ही उटपटांग डेटा दे देती है जिसको आप बहुत ईजिली एलिमिनेट कर सकते हो, बट आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो एक सेशन हम आगे इस पर भी रखेंगे कि कैसे प्रीलिम्स का पेपर अटेम्प्ट करना है, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, मतलब मुझे तो की हैं, आपको भी वो हेल्प करेंगी, मैं उस पर एक सेशन लूँगा। तो जो भी लोग हैं जिनको ये सेशंस चाहिए प्लीज़ कमेंट करो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कि आपको इस टाइप के सेशंस करने हैं। क्योंकि देखो यार, होता क्या है कि एनसीईआरटीज़ बुक्स सब पढ़ रहे हैं, आप क्या डिफरेंट कर रहे हो उन लोगों से, वो आपको एक एज पे रखेंगी, ठीक है। तो आप जितने भी लोग इसको देख रहे हो ज़रूर कमेंट करना, जिनको भी जिस टाइप की वीडियोस चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने ज्योग्राफी में बोला था इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़, राइट। तो इस टाइप की चीज़ें, थोड़ी डिफरेंट चीज़ें जिसपे क्वेश्चंस भी आते हैं प्रीलिम्स में हर साल, उसको हम तैयार करेंगे। ओके, चलिए तो इसका आंसर देखते हैं। आंसर इज बी। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस मैंने आपको बताया, जो भी शॉर्ट टर्म्स होते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर आर द वंस दैट क्रिएट सम एसेट और लायबिलिटी फॉर गवर्नमेंट, राइट। और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, रोड्स वगैरह बनाना, हाउसिंग, ये सारी चीज़ें। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है, वेजेस, सैलरी, जो शॉर्ट टर्म होती है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ऑल अबाउट शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, टैक्सेस, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं, राइट। अगेन इकोनॉमिक्स, कोर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था ये। मूविंग ऑन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्मार्ट सिटी मिशन। अगेन अर्बनाइजेशन, बजट में मेंशन्ड है, मेंस में भी क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीलिम्स में कभी भी पूछ सकते हैं, right. So the objective is to integrate city function, utilize scarce resource more efficiently and improve the quality of life of citizens. पहला स्टेटमेंट ये है। सेकेंड स्टेटमेंट इज देर आर 500 cities selected under the smart city mission. चलिए बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, 1, 2, बोथ 1 and 2 या नन ऑफ द अबव। आप यहाँ पॉज कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर इज ए। इसमें 500 शहर नहीं है, इसमें 100 शहर है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो ये 2015 में ये स्कीम लॉन्च की गई थी, ठीक है। इसमें भी हर साल बजट में भी देखो एलोकेशन बढ़े आते हैं, राइट। और इसमें 100 सिटीज़ को चुना गया था। 500 सिटीज़ किस में चुनी गई थी पता है आपको, अमृत स्कीम, अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन ऑन फॉर और ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ऐसा फुल फॉर्म है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो 500 सिटी अमृत स्कीम में चूज़ की गई हैं, 100 सिटीज़ स्मार्ट सिटीज़ में, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने इसे स्टार्ट किया है। चलिए, अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट का नया नाम क्या है, आप लोग बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। जिसको भी आता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट का नया नाम क्या हो गया है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंश्योरेंस सेक्टर ऑफ इंडिया। पहला स्टेटमेंट है, द करेंट परमिसिबल लिमिट ऑफ एफडीआई इन इंश्योरेंस सेक्टर इज 49%। IRDA, जिसको बोलते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग एंड डेवलपिंग द इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया, ठीक है। तो चलिए इसको पॉज करिए, बताइए कौन से सही स्टेटमेंट्स हैं। सो आंसर इज सी। ओके, तो अभी देखो, अभी तो 49% ही है ना, आज जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने बोला है कि 49% से 74% इसको बढ़ाया जाएगा इन फ्यूचर, ठीक है। ये प्लान्स हैं, अभी तुरंत नहीं कर दिया गया है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया था, बट लेट्स से साल भर के बाद ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यस, गवर्नमेंट इसको नोटिफाई करेगी कि भाई 74% कर दिया गया है, राइट। देखो बजट में बहुत सारी चीज़ें अनाउंस होती हैं, बट कई बार कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं हो पाती हैं, ठीक है। बट कभी भी क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना कि अब 49 से 74% कर दिया गया है। चलिए मूविंग ऑन, इसका एक्सप्लेनेशन देख लो, ठीक है। इट इज प्रपोज्ड टू अमेंड द इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1938 टू इंक्रीज द परमिसिबल लिमिट, ठीक है। तो ये बोला गया करेंगे, राइट। चलिए जब अमेंडमेंट होगा तब हम देखेंगे बात।
अब देखते हैं, ये हो गए हमारे प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चंस हमने ट्राई किए कि भाई बजट पे बेस्ड हमारे इस पर्टिकुलर पिलर्स पे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। अब देखते हैं मेंस का क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली मेंस ही है जो आपको सेलेक्ट करवाएगा। चलिए, क्वेश्चन है, इंडिया इन ऑर्डर टू बिकम द ग्लोबल लीडर इन नियर फ्यूचर नीड्स टू इन्वेस्ट हेविली ऑन इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। डिस्कस दिस स्टेटमेंट। ऑल्सो एन्यूमरेट वेरियस स्टेप टेकन बाई गवर्नमेंट इन दिस डायरेक्शन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, दो पार्ट है। आपको पहले बताना है कि अगर इंडिया को ग्लोबल लीडर बनना है, ग्लोबल लीडर कैसे बनेगा? इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट। सो इंडिया पीपीपी वाइज अगर मैं बात करूं, एब्सोल्यूट जीडीपी वाइज इट इज 5th इन रैंकिंग। परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे इंडिया लगभग 7th पे है, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर इंडिया को ग्लोबल लीडर बनना है, टॉप में आना है, तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो कि बोला गया है बाई 2030 इंडिया को लगभग 2025 बल्कि इकोनॉमिक सर्वे में ये मेंशन है, लगभग $5 ट्रिलियन इन्वेस्ट करना है इंडिया को, ठीक है। 1.5 ट्रिलियन या 2 ट्रिलियन के आसपास ऐसे कुछ है कि हमको एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए हमको लगभग 1.5 से 2 ट्रिलियन हमको इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करना है नेक्स्ट 5 साल में, तभी हम एक ग्लोबल लीडर बन पाएंगे। तो आप आंसर कैसे स्टार्ट करोगे? पहले तो बताओ कि इंडिया का अभी प्रेजेंट एक पोजीशन क्या है, ग्लोबल पोजीशन बेस्ड ऑन इकोनॉमी, ठीक है। वाई इंडिया नीड टू इन्वेस्ट, ये बताइए, सब हेडिंग डालिए, वाई इंडिया नीड टू इन्वेस्ट। पहले तो बताओ भाई, हमें ट्रेड वगैरह अगर करना है, ठीक है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ये सब बनाना है, ठीक है, और हमें इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, तो हमको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। हमें रोड्स अच्छे बनाने पड़ेंगे, हमको रेलवेज, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स हमको बनाने पड़ेंगे, ठीक है। वाई? टू हैव अ इकोनॉमिक ग्रोथ गुड, क्योंकि कोविड की वजह से आप सबको पता है हमारी इकोनॉमी ऐसे जा रही थी, एकदम ऐसे डिप की, बट अब एक वी शेप रिकवरी हो रही है, ठीक है। तो आप ये सब चीज़ें लिख सकते हो, ठीक। इसको डिस्कस कर लो थोड़ा सा। सेकंड आओ कि सेकंड पार्ट में कि इनिमरेट वेरियस स्टेप्स। पहले तो आप इसमें इश्यूज भी लिख सकते हो कि इसको करने में इश्यूज क्या क्या हैं, तो आप बता सकते हो कुछ कुछ जो इश्यूज हैं, जैसे रेड टेपिज्म है बहुत ज़्यादा, कोई काम इजीली हो नहीं पाता है, ठीक है। कुछ करप्शन पॉइंट आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। फिर हमारा जो पावर सेक्टर है, अलग अलग सेक्टर की आप बात कर सकते हो, राइट। तो ये आपके कुछ इश्यूज मेंशन कर दो, देन लिखो कि भाई व्हाट इज द सोल्यूशन, या क्या स्टेप्स गवर्नमेंट ले रही है इसको दूर करने के लिए। तो आप अलग अलग सेक्टर्स को ले लो कि भाई रोड के लिए ये कर रही है, रेलवे के लिए ये हमारा ये वाला प्रोजेक्ट चल रहा है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए एफडीआई हमने बढ़ा दिया। तो ओवरऑल हमने 360 डिग्री एक जो होता है, आपको क्या बोल सकते हैं, अगर हम यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बस बात कर रहे हैं तो हम रोड, रेलवेज इसकी बात कर सकते हैं, पोर्ट्स की बात कर सकते हैं, आप मेजर पोर्ट्स के नाम लिख सकते हो, ठीक है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाले पार्ट्स को आप यहाँ मेंशन कर सकते हो, रोड, रेलवेज, एयरवेज की आप मेंशन कर सकते हो, उसके लिए उड़ान स्कीम लाई है सरकार ने, ठीक है। तो ये हमारे कुछ गवर्नमेंट के स्टेप्स भी हैं, राइट। फिर आप एंड में बहुत अच्छा कंक्लूजन मेंशन कर सकते हो कि डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है इफ़ इंडिया वांट टू बी अ लेट्स से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, और उसके लिए गवर्नमेंट बहुत अच्छे स्टेप्स भी ले रही है। हाउएवर हम क्या कर सकते हैं, हम सेक्टर वाइज जो हमारे हमने देखे थे, जैसे जो बजट में हमने पॉइंटर्स देखे थे, आप मेंशन कर दो, उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना है ग्राउंड लेवल पे, और उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, तभी इंडिया कैन लेट्स से प्रॉपरली लेट्स से बिकम अ डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज एज वेल एज, जो कि हमको इंडिया को एक इकोनॉमिक ग्रोथ के पाथ पे उसको हमको लेके जाएगा, ठीक है। तो ऐसे अपने आंसर को ब्रेक कर लो, हमेशा क्वेश्चंस को ब्रेक करो। आपके पास पेपर है, राइट लेट्स से 1-2 लाइन का इंट्रोडक्शन दे दो, इंडिया की रैंकिंग क्या है, ठीक। फिर लिखो वाई वी नीड टू इन्वेस्ट, 2-3-4 पॉइंट लिख दो, राइट। सम इश्यूज क्या आ रहे हैं, राइट। देन लिख दो स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट, अलग अलग स्टेप्स लिख दो, और फाइनली एक एंड में कंक्लूजन लिख सकते हो। यू कैन ऑल्सो यूज सम इन्फोग्राफिक्स, ऐसे ऐसे करके बना दो, राइट, इश्यूज करके स्टेप्स आप बना सकते हो। स्टेप्स बना दिए कि भाई ये स्टेप ले रहे हैं, ये स्टेप ले रहे हैं, ये स्टेप, जो कि इंडिया को एक हायर ग्रोथ रेट पे, हायर पाथ पे लेके जाएगी, ठीक है। ऐसे अपने आंसर को बहुत अच्छा आप बना सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द एंटायरली अबाउट द सेकेंड पिलर बजट का, राइट। तो ये देखो, ये सीरीज को बहुत अच्छे से आप फॉलो करिए,
आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस तो हो ही रहा है, साथ में मेंस की भी आपकी तैयारी हो रही है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा तैयार करके ही जब आप महीने भर देखोगे ना चीज़ें, आप लोगे यस मैंने कुछ चीज़ पढ़ी है, जो कि मैं 1 महीने पहले जो मेरी तैयारी थी उससे मैं अभी बहुत डिफरेंट हूँ। राइट, ये कैसे होगा? कंसिस्टेंसी। राइट, और चीज़ों को ऐसा नहीं कि हमने बस फास्ट फॉरवर्ड करके देख लिया, प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है क्या चीज़ मैंने अपनी बताई है। राइट, और उसके नोट्स बनाइए। ठीक है, सो अब मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करूँगा इन सब चीज़ों की। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम बात करेंगे थर्ड पिलर की। ऐसे ही करके हम टोटल 6 पिलर में इसको कवर अप कर देंगे, पूरे बजट बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली। ठीक है, चलिए, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ सेफ डे एंड बाय।